हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स हम कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। एक बार फिर से चलिए हम आ गए हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और आज हम लेकर चलेंगे यूनिट 1 जिसमें दो चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखेंगे कि 2019 और 2020 में कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए अब से लगातार आने वाले 10 से 12 दिनों में मैं सारे के सारे आपके टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम्स के हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। मेरा वादा है 14-15 तारीख से पहले आपको सारे टॉपिक्स, जितने भी अंक वाले क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, सारे के सारे वीडियोस देखते जाएंगे, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वीडियो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिए। तो आज की क्लास की बात करते हैं बेटा। आज का क्लास फिर से एक बार देख लीजिए। यूनिट 1 में दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और आज हमको देखना है 1 मार्क्स वाले बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। जितने क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हो सकता है कि इसी में से कुछ पूछा जाए। ऐसे 1 नंबर का प्रश्न मेरे हिसाब से सबसे कठिन प्रश्न होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी बड़े प्रश्न से कोई भी छोटा मोटा टॉपिक या छोटी मोटी चीज उठाकर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं या पूरी की पूरी जिनको नॉलेजमेंट होती है सारे टॉपिक्स की, वही बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसीलिए आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगर इन क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको जरूर फायदा होगा और मेरा दावा है जरूर यहां से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। जो लास्ट जो ईयर है वहां जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे दोनों साल 2019-2020 में। हमेशा 2019 और 2020 की बात करता हूं क्योंकि यहीं से परीक्षा का जो पैटर्न था वो चेंज हुआ था। न्यू आपका सिलेबस जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आया था 2019-2020 में। तो केवल मैं 2 साल के प्रश्नों को ही लेकर चलता हूं, बाकी क्वेश्चंस को नहीं। तो 2020 लास्ट ईयर की बात करें तो तीनों सेट में क्वेश्चन सिमिलर आए थे। पहले सेट में क्वेश्चन आया था बेटा कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। दूसरे सेट में आया था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन सेट ए बी सी तीनों में थे। अब बहुत ही आसान आंसर होता है रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। 1 मार्क्स का छोटा सा आंसर लिखना है 1 लाइन 2 लाइन में। तो देखिए क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक मतलब किसी पतली रेखीय चालक पर, मतलब उसकी लंबाई पर। तो बोलता है किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर। देखो बेटा ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हैं। अगर L लंबाई का कोई चालक है उस पर Q आवेश है, L लंबाई के चालक पर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो यहां 1 लंबाई के चालक पर Q/L, इसी क्या बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, लैम्ब्डा से दिखाया जाता है। बात समझ में आई। L लंबाई के चालक पर Q आवेश, तो एकांक लंबाई पर Q/L, इसको लैम्ब्डा से दिखाते हैं। ये होता है रैखिक आवेश घनत्व होता है। और मात्रक की बात की जाती है तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। अगर क्षेत्रफल A है और A पर आवेश का मान Q है, इसलिए एक क्षेत्रफल पर आवेश का मान Q/A, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है बेटा Q/A। बात समझ में आ रही है। A क्षेत्रफल पर जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ठीक वैसी है। अगर क्षेत्रफल A पर आवेश का मान Q है तो 1 पर क्या हो जाएगा Q/A।
ए, सिंपली सॉल्व हो जाता है। इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही आयतन आवेश घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर, बहुत सिंपल है, तीनों के तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहां प्रति एकांक लंबाई लिखा हुआ है, यहां प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिखा हुआ है, यहां प्रति एकांक आयतन पर लिखा हुआ है, बस इतना ही है। यहां मात्रक कूलाम पर मीटर है, यहां कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, यहां कूलाम पर मीटर क्यूब है। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर V आयतन पर आवेश का मान Q है तो एक आयतन पर Q बाई V हो जाएगा, और इसको हम दिखाएंगे किससे, रो से। किससे दिखाएंगे हम, रो से। तो ये तीन परिभाषाएं, ठीक है। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा Q बाई L, मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान होता है Q बाई A, सिग्मा, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर आवेश का जो मान होता है Q बाई V इजिकल टू रो, ये होता है आयतन आवेश घनत्व, मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। ये मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। तो ये 2020 में A, B, C तीनों सेट्स में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, 2019 की बात करते हैं। तो 2019 में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। 2019 सेट ए का क्वेश्चन है, किसको बोलता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर होता है। बोलता है क्या होता है, कूलाम मीटर। पी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है इसको, पी से। ये हम P से डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट कर सकते हैं हम, P से। एक आवेश, तो एक आवेश को Q लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a लिया जाता है। तो P इजिकल टू 2QA क्या हो जाता है, P इजिकल टू आ जाता है हमारे पास में 2QA। क्लियर बात, P इजिकल टू Q इंटू 2A, P इजिकल टू 2QA। तो सिंपली आपको एक नंबर में लिखना है, तो ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है, इसे P से डिनोट किया जाता है। और ये P इजिकल टू एक आवेश बताएं Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a ले सकते हैं। कई बुक में 12 भी दिखाता है, आप 12 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू P इजिकल टू हो जाती है 2QA। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और मात्रक होता है कूलाम मीटर। सेट बी में पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम E से डिनोट करते हैं। और E इजिकल टू हमारे पास में यहां फार्मूला आएगा, E इजिकल टू F अपॉन Q नॉट, E इजिकल टू F अपॉन Q नॉट, ये आता है फार्मूला। ठीक है, E इजिकल टू F अपॉन Q नॉट। इसको भी निकालने का तरीका होता है बेटा, जबकि आप फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर एकांक या धनावेश या परीक्षण आवेश Q नॉट कितने बल का अनुभव करता है, F, इसलिए एक आवेश F अपॉन Q नॉट बल का अनुभव करेगा। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तीसरे सेट में क्वेश्चन आया था, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, ये पूछा गया था। तो 2019 सेट सी का क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बोलते हैं अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। सिंपली बोल सकते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ होता है उसके अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। तो ये क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे। तो देखिए हमारे पास है चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, मगर 2019-2020 में दोनों सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा गया है। ये एक फैक्ट की बात है, याद रखिएगा इस चीज को। मगर मैं आपको दोनों के क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस कराऊंगा,
ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के भी और चैप्टर नंबर 2 के भी। तो चलिए कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको तो देखना ही, उसके साथ साथ मैंने कुछ और क्वेश्चन भी लेके रखे हुए हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से हम आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आवेश को क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलता है, क्या चीज है। तो आवेश का क्वांटीकरण, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर की आवेश की मात्रा Q ± NE हो सकती है, जहां n की वैल्यू 1 2 3 एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, तथा E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ये जैसे हमारे पास में फॉर्मूला है Q, हमारे पास में फॉर्मूला है Q = NE। अगर हम n की जगह 1 रखें तो मान E हो जाएगा, अगर n की जगह 2 रखें तो मान 2E हो जाएगा, अगर 3 रखें तो 3E हो जाएगा। तो ये जो मान होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो पूर्ण गुणज होता है उसके रूप में होता है। ये कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आवेश संरक्षण का नियम लिखिए बोलता है। सॉरी, आवेश संरक्षण के नियम अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। कोई भी निकाय विलगित निकाय रहता है, कोई भी विलगित निकाय, उसका जो संपूर्ण आवेश है हमेशा संरक्षित रहेगा। और आवेश अगर संरक्षित है मतलब नियत है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। फिर से एक बार सुनिएगा, आवेश संरक्षण के नियम से बोलता है किसी पृथक्कृत निकाय का जो कुल आवेश रहता है वो सदैव संरक्षित रहता है या नियत रहता है। इसका मतलब यही होता है कि वहां आवेश के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये और या तो बोल सकते हैं कि निकाय में, कोई पृथक्कृत निकाय में जो धन आवेश और ऋण आवेश है उनका बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब एक और छोटा सा प्रश्न यहां मैंने लेके चला है, ध्यान से सुनिएगा। स्थिर विद्युत में Q1 + Q2 क्या दर्शाता है, क्या चीज बोलता है। स्थिर विद्युत में जो Q1 + Q2 है वो क्या दर्शाता है, बोलता है यहां ये दिया है बेटा Q1 + Q2 = 0। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है पूछता है। तो Q1 + Q2 = 0 क्या प्रदर्शित करता है, यहां अगर मैं पक्षांतर करूं तो Q1 = क्या हो जाएगा, -Q2। मतलब ये जो आवेश Q1 है वो Q2 के क्या है, बराबर है, मगर एक धन हो गया और एक क्या हो गया बेटा, ऋण हो गया। एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। तो यहां हम आंसर लिख सकते हैं Q1 और Q2 के परिमाण बराबर है, मगर दोनों के दोनों कैसे विजाती है, मतलब अलग अलग जात के हैं। एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। बात समझ में आई। प्रश्न क्या पूछा गया था, Q1 + Q2 = 0 से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर लिखना है कि Q2 को पक्षांतर कर दिए तो Q1 = -Q2, दोनों के परिमाण बराबर और उनकी क्या है, मगर कैसे हैं, दोनों के दोनों विजाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भौतिक राशि का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन पर कूलम है। यह सदिश राशि है या अदिश राशि बोलता है। मात्रक न्यूटन पर कूलम, अभी हमने देखा था, क्या चीज देखा था हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हुआ था बेटा F/Q0। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसका है, विद्युत क्षेत्र का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बोलता है। आंसर हमको देना है क्यों नहीं काटती है, मगर बता रहे हैं अगर काटेगा तो क्या होगा। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगा तो जो कटान बिंदु होगा वहां दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी अर्थात
प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी दिशाएं आएंगी? 2 दिशाएं आएंगी, जो कि संभव होता ही नहीं है। इसीलिए बोलता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, बात समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका रीजन एकमात्र होता है, अगर प्रतिच्छेद की तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? क्या देखना है हमको? हमारा अगला यहां प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव यदि 2 बराबर और विजातीय आवेश बोलता है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस तरीके से हम एक निकाय बना सकते हैं, 2 बराबर मगर विजातीय आवेश, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अगर एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों आवेश मिलकर क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। चित्र बनाकर भी आप बता सकते हैं। यदि 2 बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? कोई धातु होता है, उसका परावैद्युतांक कितना होता है बोलता है, तो किसी धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे हमेशा कि किसी भी धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है? अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के एक विलगित गोले को धनावेश दिया जाता है। धातु का एक विलगित गोला है, उसको धनावेश दिया जाता है बोलता है, तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनावेश देने से, ठीक है, उसको अगर हम धनावेश दे रहे हैं तो वहां से क्या हो जाएगा? ऋणावेश बाहर निकल जाएगा। ऋणावेश बाहर निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या रहता है? किसी भी पदार्थ का या गोले का क्या रहता है? उसका द्रव्यमान होता है। तो यहां लिखा है आंसर में कि द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ही गोला क्या हो जाता है? बोलता है धनावेशित हो जाता है। तो याद रखना, जब भी किसी पदार्थ को क्या किया जाता है? धनावेश दिया जाता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। अगर किसी पदार्थ को ऋण आवेश दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर कहीं भी इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपको आंसर देने आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हुआ बेटा कि जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के। तो इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे तो द्रव्यमान अधिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु में न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है बोलता है। तो किसी भी वस्तु में न्यूनतम संभव आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, और आपको हमेशा याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ पर जो न्यूनतम आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के क्या होगा? बराबर होगा, और उसका मान E = 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलता है क्या विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है? ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं हैं। अब देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बोलता है ये बंद वक्र नहीं बनाएगी। नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहां चली जाती है? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, तो ये बंद वक्र का निर्माण नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम आवेश बनाते हैं बोलता है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहां हमको दिया है कितने इलेक्ट्रॉन मतलब हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। आवेश का मान दिया हुआ है हमको, Q = कितना कूलम? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश दिया हुआ है। ठीक है, और E का मान हमको हमेशा मालूम रहना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम ये होता है। ठीक है, तो वही आवेश का क्वांटीकरण वाला फॉर्मूला, Q = Ne से हमको N निकालना है, तो ये हो जाएगा Q/E
E, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम आवेश बनाते हैं बोलता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q का मान 1 है बटा 1.6 गुना 10 का घात ऋण 19। ये आपको सॉल्व कर लेना है बेटा। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, इधर ये दशमलव लगा हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 बटा 16 और ये 10 का घात 19 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको लिख लूँगा 100/16 और ये हो जाएगा 10 का घात 19 का 18। 16 एक कम, 16 छक्के 96, 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, दशमलव लगाएंगे 4 बचा हुआ है, 16 दूनी 32, 8 बच जाएगा, 16 पंचे 80, 6.25 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या चीज हमने बताया, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम आवेश बनाते हैं बोलता है, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू निकालनी है। Q बराबर कितना दिया है 1 कूलम और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ये हमको याद रखना है। सूत्र Q = Ne से n = Q/E, Q का मान 1/1.6 × 10⁻19, n = मैंने रख लिया, दशमलव हटा दिया, 10/16 गुना 10 का घात 19, 19 में से 1 ले गया 100 हो गया, ठीक है। 6.25 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे, क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो? अभी हमने आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत में आपको बताया है कि किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वो दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। तो दशमलव के रूप में अगर आया है इसका मतलब है आंसर आपका क्या रहेगा, नहीं, क्या रहेगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ हमारे पास में उसी के जस्ट बाद में आया है कि क्या किसी पदार्थ में 8 गुना 10 का घात ऋण 19 कूलम आवेश हो सकता है? हाँ उत्तर है, मगर कैसे? यहां हमको Q = दिया है बेटा 8 गुना 10 का घात ऋण 19 कूलम, ये हमको दिया हुआ है। Q का मान 8 गुना 10 का घात ऋण 19 कूलम, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास हो गया आवेश। इसके बाद में ध्यान से देखते जाएंगे ना, हम E की वैल्यू मालूम है 1.6 × 10⁻19। यहां मैं n फाइंड कर लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं n। जैसे अभी देखे थे वैसे ही हमारे पास में Q = Ne से फार्मूला बनेगा n = Q/E। Q की वैल्यू 8 गुना 10 का घात ऋण 19, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो ये 10⁻19 कैंसल, और ये एक दशमलव लगाऊंगा 80 बटा क्या हो जाएगा 16, 16 एकम 16 पंचे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 5 है, मतलब जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में है 5 का। अगर हम गुना कर देंगे 1.6 गुना 10 का घात ऋण 19 में, तो 8 गुना 10 का घात ऋण 19 कूलम आवेश पदार्थ में हो सकता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में 8 गुना 10 का घात ऋण 19 कूलम आवेश हो सकता है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से कोई भी अगर आपको अंक बदल कर भी देता है तो आपको चेक कर लेना है। हाँ, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में आता है, तो हमको आंसर नहीं लिखना होगा, ठीक है। ये और आप समझा भी सकते हैं कि क्यों हाँ या क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण लिखिए बोलता है। विद्युत आवेश का जो होता है कोई दो मूलभूत गुणों को लिखना है। तो विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण में सबसे पहला नंबर है आवेशों का संरक्षण और दूसरा है आवेशों की योज्यता, ठीक है। एक है आवेशों का संरक्षण होता है और दूसरा होता है आवेशों की योज्यता। ये 2 मूल गुण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के माध्यम के पराविद्युतांक पर किस प्रकार निर्भर करता है बोलता है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के माध्यम के पराविद्युतांक पर किस तरह निर्भर करता है। पराविद्युतांक 1/k गुना हो जाता है बोलता है। कितना गुना हो जाता है 1/k गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, माध्यम जब वायु या निर्वात होता है तो बल का मान होता है 1/4πε0 आवेश होता है Q1, 2 आवेश ले लेते हैं Q2 और बीच की दूरी हो जाती है बेटा
आर का स्क्वायर। हाँ, अगर पराविद्युतांक k है तो 1 अपॉन क्या हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अगर यहां मैं एफ डेस डिवाइडेड बाई क्या कर देता हूं एफ कर देता हूं, भाग दे देता हूं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, कैंसल हो जाएगा और ये Q1 Q2 आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन k बचेगा। तो एफ डेस जो नया बल है वो मतलब जो पराविद्युतांक में जो बल है वो पुराने बल का माध्यम या वायु या निर्वात में जो बल है उसका कितना गुना हो जाएगा 1 अपॉन k गुना हो जाएगा। देखो इधर ये सबसे पहले कहाँ था जब माध्यम वायु निर्वात था, तो F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। कोई माध्यम लिए जिसका पराविद्युतांक k है तो F डेस इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने एफ डेस अपॉन एफ निकाला, 1 अपॉन k आ गया, एफ डेस इजिकल टू एफ इंटू 1 अपॉन k। तो पराविद्युतांक जो होता है कितना गुना हो जाता है बोलता है बेटा 1 अपॉन k गुना हो जाता है, ठीक है। आगे किसी माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित कीजिए, यही से हमको पराविद्युतांक के लिए क्या मिल जाएगा फार्मूला मिल जाएगा k इजिकल टू, अगर मैं उल्टा लिख दूं तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा f अपॉन एफ डेस। f क्या है निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। k क्या चीज है निर्वात या वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटा एफ डेस उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के मध्य उतनी दूरी पर लगने वाले बल का अनुपात, ठीक है। जब माध्यम कोई अन्य माध्यम होगा तब, तो इन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे हैं, सभी ध्यान से आप करते जाएंगे। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, Q1 जो Q2 है वो क्या हो ग्रेटर देन 0 हो तो उनके मध्य विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो Q1 और Q2 दोनों के दोनों धनात्मक होंगे अथवा दोनों ऋणात्मक होंगे। या तो दोनों धनात्मक होंगे बोलता है 0 से क्या है ज्यादा है, या दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे अतः उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल प्रतिकर्षण बल होगा। याद रखिएगा जब Q1 Q2 क्या होते हैं ग्रेटर देन होते हैं 0, या तो क्या होंगे बोलता है दोनों धनात्मक होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे ऋणात्मक होंगे अतः उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा बोलता है प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तब भी प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव हो गए तब भी प्रतिकर्षण होगा। वैसे एक सेम क्वेश्चन है बेटा Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो उनके मध्य विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। यदि Q1 Q2 लेस देन 0 है तो Q1 और Q2 दोनों विपरीत आवेश होंगे बोलता है। अगर एक धन आवेश होगा तो दूसरा ऋण आवेश होगा और इस स्थिति में उनके मध्य लगने वाला बल कैसा बल होगा आकर्षण बल होगा। आगे क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस सुचालक गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, यह पूछा गया है। कारण भी बताइए। नहीं, क्योंकि आवेश चालक का संपूर्ण आवेश, क्योंकि आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश सदैव चालक के कहां रहता है बोलता है बाह्य पृष्ठ पर रहता है, तो हम किसी को भी अधिक आवेश नहीं दे सकते। आवेश का जो वितरण होता है वो एक समान रूप से होता है, ठीक है, तो दोनों पर समान आवेश वितरण होगा। किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच F बल लगता है बोलता है। दो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य F बल लगता है। इतनी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल F है तो दो प्रोटॉनों के बीच भी बल कितना होगा F, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होता है बेटा बराबर होता है, तो बल का मान भी क्या होगा बराबर होगा। यहां लिख सकते हैं F, क्योंकि प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही आवेश होता है। ओके, आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। आवेशों के क्वांटीकरण का कारण क्या होता है बोलता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण की आवेशों को स्थानांतरण ही आवेशों के क्वांटीकरण का क्या है बोलता है मूल कारण है, कि पूर्ण संख्या के रूप में वो एक पदार्थ से कहां दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, याद रखना बहुत बार ये क्वेश्चन छोटा पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से कैसी होती है धनावेश की ओर होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से कैसी होती है धनावेश की ओर होती है। फिर लिखता है किसी गौसीय पृष्ठ के अंदर +q -5q +2q और +2q आवेश उपस्थित है। ग्रासी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बोलता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान हमको निकालना है। विद्युत फ्लक्स phi E = q/r
एप्सिलॉन 0 होता है। तो आवेश को देख लो एक बार, कितना कितना आवेश है, प्लस क्यू, माइनस 5q, प्लस 2q, प्लस 2q। तो 2 2 4 और 1 5 को इसमें दिया है कि गॉसी पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू, माइनस 5q, प्लस 2q, प्लस 2q आवेश उपस्थित है। तो हमने सभी आवेश को आपस में जोड़ दिया, प्लस q, माइनस 5q, प्लस 2q, प्लस 2q, योग कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। आवेश 0 आ रहा है तो सूत्र होता है फ्लश के लिए phi E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, phi E इज इक्वल टू क्यू की जगह 0 हो गया अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0, और विद्युत फ्लश का मान कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और हम चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारे पास में 2 है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहां लेकर रखा हुआ है। तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, यहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत विभव किसे कहते हैं? यह अदिश राशि है या सदिश राशि? तो विद्युत विभव एकांक धनावेश को बोलता है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यह अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है, और कार्य भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो आप हमेशा विद्युत विभव की परिभाषा याद रखना कि एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और चूंकि कार्य विद्युत विभव क्या है, एक तरह से किया गया कार्य के बराबर है, और कार्य अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्यों? तो आंसर लिख सकते हैं, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे, ठीक है, या उससे कितना भी आवेश ले, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः पृथ्वी के विभव क्या किया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। उसमें आवेश की मात्रा में परिवर्तन कराएं, कितना भी आवेश दे दें, कितना भी आवेश ले लें, इतना बड़ा चालक है, उसकी बोलते हैं जो धारिता होती है वो कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, उसकी धारिता अनंत होती है। तो आप कितना भी आवेश दें या कितना भी आवेश ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः पृथ्वी के विभव को क्या माना जा सकता है, शून्य माना जा सकता है। फिर थर्ड नंबर में क्वेश्चन है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, बोलता है एक भौतिक राशि है उसका नाम लिखना है जिसका SI मात्रक जूल पर कूलम है, यह अदिश राशि है या सदिश, ये भी हमको बताना है। तो ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल पर कूलम है, तो देखिए इधर हमने विद्युत विभव, अभी हमने विद्युत विभव की बात की थी कि विद्युत विभव होता है V = W/Q, ये वैसे ही बनता है बेटा, जबकि Q आवेश को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, W, इसलिए एक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है V = W/Q। W का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो यही चीज हमको यहाँ पूछा गया है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, बोलता है जिसका SI मात्रक जूल पर कूलम है, तो उसका मात्रक नाम क्या हो गया, विभव। ठीक है, कैसी राशि है, अभी हमने देखा था अदिश राशि है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, ये हमको बताना है। एक विद्युत द्विध्रुव है कि निरक्षी बिंदु पर, जो इसकी निरक्षी बिंदु है वहां विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो निरक्षी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, आगे हम देखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? तो समविभव पृष्ठ, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, एक समान होता है। वो कैसा पृष्ठ कहलाता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों? दो जो समविभव पृष्ठ होते हैं एक दूसरे को नहीं काटते क्यों? यहां भी आंसर देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वाला प्रश्न है वैसी है, सेम मिलता जुलता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की लंबवत होती है, बोलता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
बहुत ही सिंपल है आंसर, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। जितने भी बिंदु होते हैं किसी चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के साथ विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है, जितने भी बिंदु सबका विभव समान नहीं है, तो जो आवेश होता है वो अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि उन बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। तब विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव कैसा होता है? बोलता है समविभव पृष्ठ होता है। फिर से सुनिएगा, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके विभिन्न बिंदु एक दूसरे से कैसे विद्युत संपर्क में होते हैं, बोलता है। ये अगर बात है कि अगर विभव समान नहीं होगा तो आवेश कहां से प्रवाहित होता है? अधिक विभव से कम विभव की ओर। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि चालक के प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान ना हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव कैसा पृष्ठ होता है? समविभव पृष्ठ होता है। आगे बढ़ेंगे। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है? बोलता है कोई खोखला चालक है उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर। रीजन साफ है, जब भी किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तक खोखले चालक के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। ठीक है, विभव का मान क्या हो जाएगा बेटा? एक समान हो जाएगा। ये भी याद रखना, बात समझ में। एक बार फिर से सुनिएगा, कोई खोखला चालक है, अगर हम उसको आवेश देंगे तो आवेश कहां रहेगा? जो संपूर्ण आवेश रहेगा उसके बाह्य पृष्ठ पर रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं है। अंदर कोई आवेश नहीं है तो अगर एक आंक धन आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु लेकर जाएंगे तो किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? समविभव पृष्ठ होता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा? बोलता है एक समान होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव नियत है, बोलता है कोई बिंदु है जहां विद्युत विभव नियत है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अब देखो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध वाला फार्मूला E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV बाई dr। E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV बाई dr। अगर V नियत है, V नियत है बोलने का मतलब होता है V के मान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, V का मान 0 है। अगर V का मान 0 होगा तो E का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वैसी सेम क्वेश्चन इसी को चेंज करके भी दे सकता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य या अथवा नियत है, वहां विद्युत विभव कितना होगा? अगर E का मान 0 होगा तो साधारण सी बात है V का मान भी 0 ही होगा। ठीक है, नियत बोलता है तो समझ जाना कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो 0 है वैल्यू। प्रश्न क्रमांक 11, क्या यह संभव है किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो? ऐसा कोई बिंदु जहां विद्युत विभव शून्य है मगर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो। अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है, परंतु विद्युत जो क्षेत्र है वो वहां शून्य नहीं होता है। आपने निकाला होगा मान, तो यहां हम आंसर लिखेंगे बेटा हाँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव शून्य होता है किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए, बोलता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी विभव में कितनी वृद्धि कर दे, बोलता है इकाई की वृद्धि कर दे। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ जब भी किसी चालक को बोलते हैं आवेश दिया जाता है, कोई भी जो चालक रहता है बेटा उस चालक को जब भी हम क्या करते हैं? आवेश देते हैं। अगर किसी चालक को आवेश दिया जा रहा है, कितना आवेश दिया जा रहा है? Q, तो उसके विभव में वृद्धि। ठीक है, अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जा रहा है तो उसके विभव में वृद्धि V होती है और Q जो होता है वो इक्वल हो जाता है CV, जहां C क्या होती है? उसकी धारिता होती है। C क्या चीज होती है? उसकी धारिता होती है। ठीक है, C जो होती है उसकी धारिता होती है। Q इक्वल टू CV हो गया। तो बोलता है किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर जो होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे, बोलता है। ठीक है, तो यदि यहां मैं V का मान 1 रखूं, V का मान 1 हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C। Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? C। समझ में आई बात? किसी चालक पर आवेश देते हैं तो उसकी विभव वृद्धि होती है और Q जो होता है
वो CV के बराबर हो जाता है, जहां C बोलता है एक नियतांक है जिस चालक की हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। फिर इसमें V का मान 1 रख दिए तो Q बराबर हो गया C। मतलब यही हुआ कि किसी चालक की विद्युत धारिता C आवेश की मात्रा के बराबर है, जो विभव में कितनी, विभव का मान 1 कर दिए तो विभव में इकाई वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश की मात्रा, विद्युत धारिता C अगर निकाले तो ये हो जाता है Q/V। ठीक है, आवेश की मात्रा बटा विभव में वृद्धि, और मात्रक होता है इसका फैराड। मात्रक क्या होगा, फैराड। बहुत आसान है सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आप अच्छे से समझते चलिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट है, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, ये भी हमको बताना है। तो वो जो भौतिक राशि है उसका नाम लिखिए बोलता है। ठीक है, तथा इसका मात्रक जो है वो कूलाम पर वोल्ट है, यह अदिश राशि है या सदिश राशि, ये भी बताना है। तो उत्तर, उस भौतिक राशि का नाम क्या चीज होगा जिसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट है, उसका मात्रक होता है विद्युत धारिता। अभी हमने देखा है विद्युत धारिता C क्या हुआ था, फार्मूला हमारे पास में Q/V। C हुआ था Q/V। Q का मात्रक कूलाम और ये वोल्ट, कूलाम वोल्ट है, ये विद्युत धारिता है, और कैसी राशि होगी, ये अदिश राशि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है, बोलता है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की विद्युत धारिताएं समान होती है, अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें हमको क्या करना पड़ेगा, समान आवेश देना होगा। कैसा आवेश देना होगा, हमको समान आवेश देना होगा। हम अलग अलग आवेश नहीं दे सकते, किसी को कम या किसी को ज्यादा आवेश नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास में है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम रखी जाती है। क्यों? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम रखने से उनके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, एक समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूरी कम होने पर उसकी विद्युत धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो विद्युत धारिता का मान रहता है वो बढ़ जाता है। ये दो रीजन है। आप ये भी बोल सकते हो कि दूरी कम होने से विद्युत क्षेत्र एक समान हो जाता है, इसके अतिरिक्त विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, किसी संधारित्र की ऊर्जा कहां और किस रूप में रहती है, बोलता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उत्तर में आएगा, किसी संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। दोनों प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है वो कैसे, पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां हमारे पास फिर से एक प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रख देने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। क्या रख दे, बोलता है पराविद्युत माध्यम रख देने पर क्यों उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो उत्तर आएगा आंसर में कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर वह ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है, वह ध्रुवित हो जाता है, उसमें ध्रुवण आ जाता है, जिससे उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। क्यों? यहां हमारे पास में फार्मूला है C क्या होता है, Q। ये हमारे पास में यहां फार्मूला बेटा C होता है फार्मूला Q/V, और ये QV जो होता है वो होता है E/D। V क्या होता है, E/D। अगर D का मान कम हो रहा है, ठीक है, ये सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फार्मूला देख लो, C Q/V। Q V को लिखते हैं E/D, ठीक है, तीव्रता गुणित दूरी। अगर तीव्रता कम हो रही है तो धारिता बढ़ जाती है। ये रीजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में पराविद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्यों, सॉरी उपयोग नहीं किया जाता है। संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। यदि संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातु का उपयोग किया जाएगा तो विद्युत का प्रवाह एक प्लेट से कहां होने लगेगा, दूसरे प्लेट की ओर होने लगेगा। फलस्वरूप दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर शून्य हो जाएगा, अतः यह संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। रीजन साफ है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। क्यों यूज नहीं करते, बोलता है पराविद्युत के रूप में हम धातुओं का उपयोग क्यों नहीं करते। तो अगर हम धातुओं का उपयोग करेंगे तो धातुएं क्या होती है, विद्युत का चालक होती है, और यह संधारित्र में पराविद्युत की जगह में अगर यूज करने लग गए तो एक प्लेट से विद्युत का प्रवाह दूसरे की ओर होने लगेगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा। अब यह संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा।
फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरेड को परिभाषित करना है हमको। तो फेरेड को परिभाषित करना है, फेरेड की परिभाषा होती है कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फेरेड कहलाती है। ठीक है, ये फेरेड आसानी से कर सकते हैं। चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, ये आप यही फार्मूले से आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमको फेरेड C इजिकल टू फार्मूला Q/V, C अगर 1 फेरेड है, आवेश को रख लेना 1 कूलम और वोल्ट को क्या रख लेना 1 वोल्ट। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो धारिता 1 फेरेड कहलाती है। ये बन जाएगा फेरेड की परिभाषा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूनिट 1 से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। आप इतने क्वेश्चन अगर तैयार करेंगे तो ये 1 नंबर के साथ यहां से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न हैं जो यूनिट 1 से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा लगा है तो अच्छा बोलेंगे, लाइक करना, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, और अपने दोस्तों अपने जूनियर्स को भी बोलिए कि वो हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। तो चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम मिलेंगे इसी चैप्टर के 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ बहुत ही जल्द। और मैंने बता दिया है कि 15 तारीख से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो जाएं। ओके, थैंक यू।